हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिचर के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। यानी आधुनिक विश्व में चरवाहे के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जितना भी इस टॉपिक है, इसके जितने भी सारे देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं पूरे के पूरे। तो इसके संपूर्ण नोट्स के माध्यम से मैं ये टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा। आपके पशु परिचर में ये कम से कम इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें नोट्स के माध्यम से। और मैं एनसीईआरटी की जो बुक है उनमें से मैंने कंप्लीट ये नोट्स बनाए हैं। तो एनसीईआरटी की बुक की जो बुक है उससे ही सारा का सारा ये टॉपिक उठाया हुआ है। सीधा का सीधा आधुनिक विश्व में चरवाहे, वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है। तो मैंने एनसीईआरटी बुक से सारे नोट्स बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस टॉपिक का एक भी सवाल आपके गलत नहीं होगा। शुरू करते हैं। तो आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो इसमें अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए ये चरवाहे हैं, तो ये भेड़े बकरियां वगैरह सारी कुछ फोटो दे रखा है इसमें। सबसे पहले बात करते हैं कि चरवाहे होता क्या है, चरवाहे क्या होते हैं। तो देखिए चरवाहे की बात करें तो देखिए घुमंतु ऐसे लोग, यानी घुमंतु ऐसे लोग जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते हैं, बल्कि रोजी रोटी के लिए जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतु चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। तो यानी चरवाहे होते कौन है, यानी वे घुमंतु लोग होते हैं। यानी जो एक जगह पर नहीं रहते, वो अलग अलग जगहों पर फिरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। और ये साथ में क्या रखते हैं, पशु रखते हैं। यानी कोई भेड़ बकरी रखता है, तो कोई ऊँट रखता है, कोई अन्य भी रखते हैं। अब देखिए एक जैसे रेवड़ है, तो रेवड़ किसको कहते हैं, भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं रेवड़। भेड़ बकरियों का झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं, रेवड़ बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ों में, यानी पहाड़ों के क्षेत्र है वहाँ पर चरवाहों की क्या स्थिति है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। यानी जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो कौन से गुज्जर बकरवाल के लोग हैं, वो ये क्या करते हैं कि समुदाय ये भेड़ बकरियां पालते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आपको ये जाति पूछ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पशु पालते थे पुराने जो चरवाहे थे, तो उनका जो यानी किस जाति के थे, तो ये किस जाति के थे, ये गुज्जर बकरवाल जाति के। किस जाति के थे, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के साथ बड़े रेवड़े रखते थे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जब जम्मू कश्मीर आए कब थे, तो ये 19वीं सदी में यहाँ आए थे। कब आए थे, तो ये जो गुज्जर बकरवाल के लोग हैं तो ये 19वीं सदी के अंदर जम्मू कश्मीर में आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और ये यहाँ के रेखे होकर रह गए, यानी ये यहीं बस गए। जैसे जैसे समय बीता तो ये यहाँ पर ही रहने लग गए। नेक्स्ट बात करते हैं। तो जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों, देखिए जाड़ों यानी सर्दियों में, तो बात करते हैं जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों बर्फ से ढक जाती है, यानी जाड़ों में सर्दियों में जब जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ से ऊंची पहाड़ियाँ वो ढक जाती है, तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेती है। यानी ये तो जब सर्दियों में ये कहाँ आ जाते हैं, सर्दियों में ये निचले जो इलाका है शिवालिक की पहाड़ियाँ, वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता है। अब देखिए एक समुदाय रहता है हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में तो गुज्जर बकरवाल के लोग हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर गद्दी है समुदाय के लोग हैं, ये रहते हैं। तो यानी पास के जो पहाड़ है उन इलाकों के अंदर हिमाचल प्रदेश में इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों यानी बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और वह यहीं बस गए। तो अब बात करते हैं, यानी जो गढ़वाल और कुमाऊं के जो गुज्जर चरवाहे हैं
ये सर्दियों में भाबर, अब देखिए भाबर क्या होता है तो अभी आगे मैं बताऊंगा। भाबर होता है ये गढ़वाल और कुमाऊं है, इनके मध्य जो निचले जो इस इलाका है वो भाबर कहलाता है, निचली पहाड़ियाँ। और बुग्याल होता है ये ऊपरी पहाड़ी होती है, ऊंची पहाड़ी होती है, उसको बुग्याल कहते हैं। तभी अपन इनकी भी परिभाषा समझेंगे। तो ये क्या करते हैं, सर्दियों में तो भाबर यानी सूखे जंगलों में चले जाते हैं, और गर्मियों में ये घास के ऊंचे मैदानों यानी बुग्याल की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और वे बाद में यहीं रह गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि भाबर क्या होता है। तो देखिए भाबर की बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के नीचे निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका, यानी तो भाबर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क एवं सूखे जंगल का इलाका क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। बात करते हैं बुग्याल की, तो बुग्याल किसे कहते हैं, तो देखिए ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं, बुग्याल कहलाते हैं। जो ऊंचे पहाड़ हैं उनमें स्थित जो घास के मैदान हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बुग्याल। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको एक झोंपड़ी दिख रही है, तो ये झोंपड़ी है, ये झोंपड़ी इसको बोलते हैं मंडप। इस झोंपड़ी को क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। तो यानी ये जो लोग हैं चरागाहें हैं ये इसको मंडप बोलते हैं। और ये रिंगल, रिंगल क्या होता है, देखिए एक तरह का जो पहाड़ी बांस होता है उसको रिंगल बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि पहाड़ी बांस है उसको क्या नाम, किस नाम से पुकारते थे, तो ये रिंगल। तो ये रिंगल यानी जो लंबे बांस है उससे और घास से इसको बनाते थे, ये झोंपड़ी बनी हुई इसको मंडप कहते हैं। और ये रिंगल से बनाते थे, यानी एक तरह की जो पहाड़ी बांस थी उससे बनाते थे, और साथ में घास का इस्तेमाल करते थे। और मंडपों का जो स्थल यानी ये मंडप है इसका इस्तेमाल है ये कार्यस्थल के रूप में भी होता था, यानी ये कार्यस्थल के रूप में किसका यूज करते थे, मंडपों का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आगे अपन बात करें तो बात करते हैं पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। किसकी बात करते हैं, यानी अभी तो अपन बात कर रहे थे पहाड़ों में, अभी अपन बात करेंगे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में। तो यहाँ पर चरवाहे हैं, उनका जीवन यहाँ पर कैसे था, तो चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, चरवाहे थे वो सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे। चरवाहे वे पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। यानी ये कहाँ पर रहते थे, और देखिए ये चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, ये मैदानों में रहते थे, पठारों में रहते थे, और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। अब अपन बात करते हैं, एक समुदाय आता है जिसका नाम है धंगर समुदाय, यानी इम्पोर्टेंट है। धंगर समुदाय महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहे समुदाय, ये जो धंगर समुदाय है ये महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहे समुदाय है। यानी धंगर समुदाय ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। गुज्जर बकरवाल कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के, और हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय। तो यानी याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे कि यानी किस स्थान पर कौन सा समुदाय था चरवाहे के रूप में। तो 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग, तो 20वीं सदी की जो शुरुआत थी, 19वीं सदी में तो वो आए थे कहाँ पर, गुज्जर बकरवाल के लोग कहाँ पर आए थे 19वीं सदी में, जम्मू कश्मीर में आए थे। फिर बात करते हैं, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की लगभग आबादी थी वो 4,67,000 थी। कितनी थी ये जनसंख्या पूछ सकते हैं, 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे। यानी इनमें देखिए ये पूछ सकते हैं, तो धंगर जाति के लोग हैं, ये पशु भी पालते थे, चरवाहे भी थे, और ये साथ में क्या करते थे, कंबल और चादरें भी बनाते थे और बेचते थे। जबकि कुछ भैंस पालते थे, भैंसे भी ये पालते थे। धंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। कहाँ रहते थे, बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। ये एक अर्ध शुष्क इलाका था जहाँ बारिश बहुत कम होती थी, यानी यहाँ पर बारिश क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी, और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी, यानी मिट्टी भी इतनी उपजाऊ नहीं थी, और चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ थी। कहाँ पर, ये धंगर महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र का मध्य पठार है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलाका था उसमें बारिश कम होती थी, मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, और चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ थी। बात करते हैं यहाँ पर फसल की, तो यहाँ पर कौन सी फसल होती थी महाराष्ट्र में, बाजरा। तो बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं मिलता था। यानी यहाँ पर कौन सी फसल होती थी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सी फसल होती थी, बाजरा। मानसून में ये पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। यानी मानसून आता था ना, तो उस टाइम ये क्या होता था, वहाँ पर
घास वगैरह उगती थी, जिससे ये विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। ये क्या करते थे, खेती भी करते थे और ये क्या करते थे, बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद में वो अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाकों में जाकर डेरा डाल लेते थे। यानी वो कहाँ पर चले जाते थे, कोंकण में, कोंकण इलाका है वहाँ पर ये चले जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। यानी कोंकण है, यहाँ पर क्या होता था, खेती खूब होती थी और कोंकणी किसान भी इन चरवाहों को दिल खोलकर स्वागत करते थे। जो कोंकणी के जो किसान थे, यानी यहाँ इधर से ये जाते थे तो इनका स्वागत करते थे। क्यों करते, तो देखिए, जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, यानी जिस समय ये कोंकण पहुंचते थे, तो उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना चाहते थे। यानी इसने एक खरीफ की फसल बोई हुई थी तो वो काटते थे और तब तक ये पहुंचते थे, तो ये क्या करते थे, फसल काट देते तो उनकी भूमि वापस उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते थे, रबी की फसल बोनी थी उनको वापस, तो ये क्या करते थे, चरवाए जाते थे। तो देखिए इनसे उनको फायदा क्या होता था, तो धंगरों के मवेशी, यानी मवेशी का मतलब जो पशु है, वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई ठूंठों को खाते थे। यानी जो ठूंठ क्या होते हैं, तो यानी जो फसल काटने के बाद में जो जड़ें वगैरह जो पीछे रह जाती है जमीन के अंदर और थोड़ी ऊपर तक, तो उनको ठूंठ कहते हैं। तो ठूंठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिलती थी। यानी क्या होता था, उनको फायदा क्या था, यानी उनका जो गोबर था उससे उनको खेतों में खाद मिल जाती थी और खाद मिलती थी तो जिससे उसके खेत उपजाऊ हो जाते थे, उनको खेतों में खाद मिलती और रबी की फसल वो बहुत ही अच्छी होती। तो ये उनको फायदा था, कहाँ के किसानों को, कोंकण के किसानों को। नेक्स्ट बात करते हैं, कोंकणी किसान धंगरों को चावल देते थे। वहाँ पर फसल कौन सी होती थी, कोंकण के अंदर चावल की फसल होती थी। और ये क्योंकि धंगरों के, तो वहाँ पर कौन सी फसल होती थी, बाजरा होता था, क्योंकि वर्षा ज़्यादा नहीं होती थी। और कोंकणी के अंदर किसानों को ये चावल देते थे, किसान इनको धंगरों को चावल देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे, यानी चावल वहाँ पर नहीं होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं रबी की फसल, यानी इनमें 3 नाम आए हैं, रबी, खरीफ और ठूंठ। तो इनके अपन परिभाषा से समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो बात करते हैं रबी की। तो रबी देखिए, जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, यानी जो मार्च के बाद जो कटाई शुरू होती है, सर्दियों की जो फसलें हैं, तो जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, तो ये क्या कहलाती है, रबी की फसलें। और खरीफ की फसल बात करें, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली जो फसल है वो है खरीफ की फसल। और ठूंठ की बात करें तो पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ है, वो क्या कहलाती है, ठूंठ कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो पशु परिचय का जो संपूर्ण जो सिलेबस है उसके आधारित एनसीईआरटी की बुक के माध्यम में आपको कंप्लीट ये सिलेबस कवर करवाऊंगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। यानी पूरा का पूरा मैं नोट्स के माध्यम से ही आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। यानी जो कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यानी ये जो अपना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, यहाँ पर भी इनका ही बसेरा था। यहाँ पर एक समुदाय रहता था, कहाँ पर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक समुदाय था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक समुदाय रहता था, गोला समुदाय। तो इस समुदाय के लोग यहाँ गाय और भैंस पालते थे। और जबकि कुरुमा और कुरुबो समुदाय, यानी ये 2 समुदाय और हैं, कुरुमा और कुरुबा समुदाय, भेड़ बकरियां पालते थे। यानी जो ये गोला समुदाय है ये तो पालते थे गाय भैंस, और कुरुमा और कुरुबा समुदाय है ये पालते थे भेड़ बकरियां। और हाथ के बुने कंबल भी बेचते थे। ये क्या करते थे, हाथ से बुने हुए कंबल भी बेचते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे भी है, वो चरवाहों के अंदर ही सम्मिलित थे। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। तो बंजारे हैं ये कहाँ रहते थे, उत्तर प्रदेश में रहते थे, पंजाब में रहते थे और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। ये क्या करते थे, जानवर बेचते जाते थे किसानों को और उनके पास से अनाज लेते जाते थे, ठीक है। और ये दूर दूर तक घूमते रहते थे।
आगे हम बात करते हैं राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समुदाय रहता था। रेगिस्तान है तो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वहाँ पर कौन सा समुदाय रहता था? राय का समुदाय। इंपॉर्टेंट है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, यानी राजस्थान के अंदर पुराने टाइम में जब ये बारिश का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि बारिश हो भी जाए नहीं भी हो, और होती थी तो भी बहुत कम होती थी, तो इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। खेती की जो उपज थी वो हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी, यानी जो बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर तो दूर दूर तक कोई फसल ही नहीं होती थी। इसके चलते राय का खेती के साथ साथ चरवाई का काम भी करते थे। ये क्या करते थे? खेती तो करते थे लेकिन इसके साथ में ये चरवाई का काम भी करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर और बीकानेर के राय का अपने गांव में ही रहते थे। ये क्या करते थे? बारिश का टाइम होता था तो ये क्या करते थे? अपने गांव में रहते थे। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर की जो राय का जाती है अपने गाँव में रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। यानी बारिश थोड़ी बहुत होती थी तो उतने में चारा तो हो ही जाता था, तो उतने में उस टाइम तो उसको चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते थे। अक्टूबर आते थे तब तक ये चारागाह क्या होते थे? सूख जाते थे। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। यानी ये जब वहाँ से चारागाह सूख जाते थे तो वो वहाँ से निकल जाते थे, वापस जब अगली बारिश होती थी उसी टाइम वापस आते थे, पहले वापस नहीं आते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। रायकाओं जो मुख्य जो है वो क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। और कुछ तबके क्या करते थे? भेड़ बकरियां भी पालते थे। तो ये ऊंट पालते थे, तो ऊंटों के अंदर देखिए अपने ऊंट के साथ एक ऊंट पालक, यानी जो ये ऊंट है और ये दिया हुआ है ये राय का समुदाय के, तो ये चित्र दिया हुआ है। और ये राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है और इस इलाके के ऊंट पालकों को मारू, यानी रेगिस्तान राय का और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो यह है रेगिस्तान है ये पालकों को मारू राय का बोलते हैं, यानी रेगिस्तानी राय का बोलते हैं। कहाँ के? जैसलमेर के जो राय का है इसको मारू राय का बोलते हैं और इनका जो बस्ती है उसको डंडी बोलते हैं। और ये है बाड़मेर का, बालोतरा का, जो है अपना पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा स्थित जो मेला है उसका है। तो ये पशु मेला है ऊँटों का, तो उसका ये फोटो है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए ये आपको एक चित्र दिख रहा है, तो इसमें देखिए ये चरागाहों की तलाश में निकले मालधारी चरवाहे, यानी उनके गांव कच्छ के रन में स्थित है। ये कच्छ के रन के जो चरागाह हैं तो ये क्या करते हैं? ये निकल गए अब यहाँ से, और अब ये चरागाहों की तलाश में निकल रहे हैं। अब इनको पता नहीं है कि आगे कितना कहाँ है, तो ये आगे से आगे चलते जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए इनकी जो स्थिति कैसी है और आगे ये कैसे चलते हैं, तो मिल लेते हैं आगे। तो आगे हम बात करते हैं औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। तो यानी अब अपन बात करेंगे जो औपनिवेशिक शासन है और चरवाहों का जीवन है उस टाइम कैसा था। तो देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। चरवाहों की जो जिंदगी है उनमें बहुत ही गहरे बदलाव आए, यानी ये औपनिवेशिक काल था, शासन था, औपनिवेशिक शासन। तो उस टाइम यानी अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पर चरवाहों की जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। उनके चारागाह सिमट गए, यानी इस टाइम क्या हुआ था, उनके जो चारागाह थे वो सिमट गए। इधर उधर जाने पर बंदी से लगने लगी, यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान जा नहीं सकते थे और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें वृद्धि हो गई। औपनिवेशिक शासन काल के ये कारण देखिए यहाँ पर उनको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो ये कुछ सुना सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो चारागाह सिमट गए, इधर उधर जाने पर बंदी से लगने लगी, और जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हुई है। खेत में उनका हिस्सा गढ़ने लगा, खेतों में भी उनका हिस्सा गढ़ने लगा और उनके पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अब अपन बात करते हैं, आइए देखें कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो पहली बात यह है कि अंग्रेज सरकार चरागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी, यानी जो जमीन थी चरागाहों की, पशु चराने की जो जमीन थी, तो इनको क्या करती थी, खेती में तब्दील करना चाहती थी, क्योंकि उनसे वहां पर उनको टैक्स मिलता था खेती का। तो ये क्या करती थी, इन चरागाहों की जो खेती जमीन थी इसको किस में तब्दील करना चाह रही थी, ये करना चाह रही थी खेती में। नेक्स्ट बात करते हैं, जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था, यानी जो जमीन से मिलने वाला जो लगान था तो यानी उसका आमदनी का बड़ा स्रोत था। अब खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी हो सकती थी, तो यानी जो खेती का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उनकी आय भी तो बढ़ेगी।
इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीय चीजों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब देखिए अंग्रेज क्यों करना चाहते थे, चरागाहों को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि ये खेती करना चाहते थे। खेती किसकी? जूट की करना चाहते थे, कपास की करना चाहते थे, गेहूं की करना चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड में इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और ये वहाँ पर बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो यानी उनकी आय में वृद्धि होगी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था, यानी जो खेती नहीं की हुई जमीन थी उसका कोई मतलब उनको समझ नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज, यानी उससे जो खेती नहीं की हुई जमीन है उससे कुछ नहीं मिलता था। अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, जो बिना बोई हुई जमीन है उसको ये मानते थे बेकार, यानी जो चरागाह की जमीन थी इनको ये अंग्रेज बेकार मानते थे। उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। उनका मुख्य मकसद क्या था कि वो जो जमीन है उसको खेती के लायक बनाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतिहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी, यानी जो गैर खेती यानी जो बिना खेती की जो जमीन है उनको अपने कब्जे में लेने लगी और कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियासतें दी गई। इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। जो चरागाह की जमीन थी तो उसको अंग्रेज खेती में तब्दील करना चाहते थे, और वो क्या कर रहे थे कि वो कुछ जो खास लोग थे उनको दी गई और इसको खेती के लायक बनाने के लिए मतलब बढ़ावा दिया। फिर बात करते हैं, ऐसे कुछ लोगों के गांव का मुख्य बना दिया, यानी कुछ लोग थे उनमें से उनको गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह के कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन चरागाहों की थी, यानी जो अंग्रेज जो बना रहे थे वो ज़्यादातर ज़मीन किसकी थी? चरागाहों की। किसकी थी? चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे, यानी जो चरवाहे नियमित रूप से जो इस्तेमाल करते थे वो ज़मीन वो खेती में बदलना चाहते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्या पैदा होने लगी। तो पहली बात तो ये थी कि उनको समस्या यही थी कि जो अंग्रेज थे वो जो चरागाह की ज़मीन थी तो उसको किस में बदलना चाह रहे थे? खेती की ज़मीन में बदलना चाह रहे थे। तो उन्होंने वो ज़मीन ले ली और खेती में तब्दील कर दी, तो एक समस्या तो ये हो गई। अब बात करते हैं दूसरी बात, और क्या समस्या है? तो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे। अब दूसरी बात यह थी कि जब 19वीं सदी आई है तो उस टाइम क्या हुआ कि आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। अब वन अधिनियम पारित करने लगे तो इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। अब आरक्षित वन क्या कैसे? यानी उसके अंदर ना तो अपन पशु चरा सकते और ना ही उसके अंदर अपन लकड़ी तोड़ सकते, उसके अंदर एंट्री भी मना है। तो आरक्षित वन घोषित कर दिए। जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी, अब वहां पर क्या होती थी? कीमती लकड़ी पैदा होती थी आरक्षित वनों में, तो उनको आरक्षित वन घोषित कर दिए। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। यहाँ पर ये जो जंगल थे आरक्षित वन थे, इनमें चरवाहों को घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया। अब देखिए संरक्षित के अंदर थोड़ी छूट होती है, क्या होती है? थोड़ी छूट होती है, तो ये संरक्षित घोषित कर दिए। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाई के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रही। यानी इनको वहां पर छूट तो मिल गई थी, कौन से? संरक्षित वनों में, लेकिन उनके ऊपर भी काफी बंदिशें यानी काफी शर्तें लग गई थी। अब औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की फसलें कोपले नष्ट हो जाएगी, यानी जो पशु चरेंगे तो ये क्या करेंगे? छोटे जो पौधे हैं उनको ये क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। तो यानी जो पशु थे तो ये छोटे पौधों को खा जाते हैं तो नए पौधे नहीं होंगे, तो इनसे ये पौधों की जो बढ़त है वो रुक जाती है। तो वन अधिनियमों ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब वन अधिनियम बन गए तो एकदम खुले तो होने की, कुछ आरक्षित वन बन गए, कुछ संरक्षित वन बन गए, तो इनके ऊपर बंदिशें लग गई। अब उन्हें
उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुत ही बहुमूल्य चारे के स्रोत थे। यानी जो पहले मवेशियों के लिए चारे का जो स्रोत था बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी जिसमें अच्छा चारा होता था, उनमें जाने से उनको रोक दिया गया। एक बात आई है परंपरागत अधिकार। अब परंपरागत अधिकार किसे कहते हैं? परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? परंपरागत अधिकार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए जिन जंगलों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। यानी जिन जंगलों में उसको छूट दी गई थी वहां पर भी उनके ऊपर क्या रखी जाती थी? कड़ी नजर रखी जाती थी। उन पर ध्यान रखा जाता था कि जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अब उनको क्या करना पड़ता था कि वहां जंगल के अंदर एंट्री करनी है तो उनको वहां पर परमिट लेना पड़ता था, पास लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख बढ़ने से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। यानी उसको वहां पर फिक्स तारीख के रूप में ही वहां पर उसको छोड़ा जाता था और परमिट लेके अंदर एंट्री दी जाती थी जंगलों में, और कम समय के लिए ही वहां रुकना पड़ता था। अब चरवाहे किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते थे। यानी वो ज्यादा समय तक वहां पर नहीं रुक सकते थे, भले ही वहां चारा है कितना ही हो, यानी कितना भी चारा हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली भी हो, लेकिन वहां पर उसको फिक्स टाइम दिया जाता था, उस टाइम तक ही वहां पर रुक सकते थे। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए परमिटों का अधीन थी। यानी वहां पर जो वन विभाग था उसके द्वारा जो परमिट था तो उसके आधार पर ही थी। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वे कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वे समय सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। यानी वो अगर जितना टाइम दिया हुआ था उससे ज्यादा टाइम तक वहां पर रुकते तो उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता था? जुर्माना। अब बात करते हैं तीसरी बात की, तो देखिए अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। अंग्रेज जो अफसर थे, जो ये घुमंतु जो चरावाए थे, इनको शक की नजर से देखते थे। वे गांव गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों, वे व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चरवाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे। यानी उसका मुख्य मकसद क्या था? जो जनता है, ग्रामीण जनता, वो गांव में ही रहे और उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना है और उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था। जो एक जगह टिक कर रहती हो, ऐसे लोगों को शांतिपूर्ण और कानून पालन करने वाला माना जाता था। यानी जो एक जगह टिक के रहते थे, फिक्स रहते थे एक जगह पर, उनको तो माना जाता था शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले लोग। और जो घुमंतु को अपराधी माना जाता है। यानी जो चरवाहे थे ये घूमते थे और इनको इन्होंने क्या मान लिया? इनको मान लिया अपराधी। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया था। कब किया था? 1871 में। और इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया था। तो देखिए जो ये घूमने वाले जो थे चरवाहे, तो इनको 1871 का जो ये जनजाति अधिनियम आया था, इसके अंदर इसको अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया था। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अब जन्मजात क्या होता है कि यानी जो इनके जो आगे संतान होगी वो भी अपराधी की श्रेणी में ही घोषित होगी। फिर बात करते हैं इस कानून के लागू होते ही इससे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांवों, बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उसकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्रामीण पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी। अब क्या हुआ कि उनको गांव में रहने के लिए अधिसूचित किया गया कि आप यहीं पर, हुक्म सुना दिया गया कि आपको यहीं रहना है गांवों के अंदर ही। और जो इधर उधर घूमते हैं उन पर पुलिस की जो नजर रखने लगी। अब बात करते हैं चौथी बात, तो देखिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है चरागाहों को। बात करते हैं चौथी बात की, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। इसका मुख्य मकसद क्या था? लगान वसूलना। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया।
चरवाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। अब देखिए जितने पशु थे उन सब का टैक्स लगने लगा। कौन ले रहे थे? अंग्रेज। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। यानी 19वीं सदी है, इसके मध्य में क्या कर दिया गया था? चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई। यानी प्रति मवेशी यानी हर प्रत्येक जो मवेशी था, पशु था, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बात करते हैं और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई, यानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। यानी उनको ठेकेदारों को सौंपा जाता था बोली लगाकर। किसका? टैक्स वसूली का काम। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उससे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया, यानी एक परमिट जारी कर दिया गया था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। यानी किसी भी चरवाहों में मतलब चरागाहों में दाखिल होना था तो उसको क्या करना था? पहले पास दिखाना पड़ता था, फिर उसके अंदर एंट्री होती थी। चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। यानी उस कितने पशु है और कितने टैक्स उसने चुकाया है। बात करते हैं आगे। इन बदलावों ने चरागाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया? तो यानी जो ये चरवाहे हैं किस तरह इनकी जिंदगी को जो बदलाव हुए थे, उन चरवाहों की जिंदगी किस तरह से प्रभावित हुई है। तो देखिए इन चीजों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। यानी अब चरवाहे क्या हो गए? चरागाहों की गंभीर यानी जो चरने वाले स्थान थे तो वो कम हो गए। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदले जाने लगा। यानी जो सरकारी कब्जे में ले लिया गया था चरागाहों को और उसको खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका है जो सिकुड़ने लगा। यानी जो चरागाहों का जो इलाका था वो क्या होगा? सिकुड़ने लगा, कम होने लगा। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा ये हुआ कि गडरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। यानी अब उनको आज़ादी नहीं रही। पहले जिस हिसाब से वो चराते थे अब उस हिसाब से वो चरा नहीं सकते थे। जब चरा गए खेतों में बदलने लगे तो बच्चे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों को तादाद बढ़ने लगी। अब क्या हुआ? जब चरागाह चाहे खेतों में बदलने लगे तो जो बच्चे कुछ चरागाहों में जो चरने वाले जो जानवर हैं उनकी तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि पहले तो सारी जगह खुली थी, अब वो छोटी हो गई तो पशु भी तो एकत्रित हो गए ना, इकट्ठे हो गए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि चरागाहें सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब जो भी चरागाहें बचे हुए थे वो क्या हुए? जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो घुमंतु चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिनों तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाहें भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों के बाद बंदिशों और चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और तब पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। यानी जो सरकार है इन्होंने जो जमीन थी वो खेती में तब्दील कर दी, सरकार ने अपने अंडर में कर ली। तो चरागाहों के अंदर जो पशु थे उनकी संख्या भी ज़्यादा थी और चरागाह जो स्थान था वो कम हो गया, तो जिससे पशु भूखे रहने लगे और उनकी मौत होने लगी है। अब ये अपने एक नक्शा दे रखा है भारत का। तो देखिए यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये गुज्जर बकरवाल जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देखिए गद्दी समुदाय है। यहाँ पर ये भोटिया गुज्जर हैं और इधर ये बंजारे हैं राजस्थान के इधर पास वाले इलाके में। इधर देखिए ये बंजारे हैं, ये उधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है और ये हरियाणा है, पंजाब है। और यहाँ पर ये रायका, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर रायका है। और इधर मरुस्थल क्षेत्र ये मालदारी, यहाँ पर देखिए ये गुजरात का इलाका आ गया। धंगर यहाँ पर ये महाराष्ट्र के अंदर थे, ठीक है। और कुरुमा
कुरुबा और गोला, ये कहाँ पर थे? ये महाराष्ट्र में थे। ये कौन से इलाके में थे? गोला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, और ये महाराष्ट्र में। तो यह यानी उसका जो चरागांव का जो स्थान है वो है, और इधर ये मोहनपा भी है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, यानी अब जो चरवाहे थे, जो पशु चराने वाले थे, इन्होंने जो ये बदलाव, इतने सारे बदलाव है, इनका सामना कैसे किया। तो इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई है। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी, यानी क्योंकि संख्या कम करनी थी, क्योंकि चराने के लिए स्थान नहीं था तो संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया था 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम, तो फिर चरागाह उधर जा नहीं सकते थे चरवाहे। और जो नई सीमा रेखा थी, उस सीमा रेखा का नाम क्या था? रेड क्लिफ रेखा, और जिसकी लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर है, यानी राजस्थान से लगने वाली थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो जाहिर है कि अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। तो अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशी को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती थी, जो उन्हें जानवरों के मल मूत्र से मिल जाती थी। तो यानी ये हरियाणा की तरफ जाने लगे फिर, और फसलों की कटाई के बाद ये क्या करते थे? वहां पर चरा लेते थे, और जिससे नेक्स्ट फसल के लिए उनको खाद भी मिल जाती थी खेतों को। समय गुजरने के बाद कुछ से धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। अब देखिए, अब समय गुजरता गया तो कुछ से जो चरवाहे थे उनके पास पैसे भी थे, धनी लोग थे, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जमीन खरीद ली और वो फिक्स एक जगह रहने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। अब देखिए, क्योंकि चरागाह सिमट गए तो उन्होंने क्या करा? कुछ जमीन ले ली और खेती करने लगे और व्यापार करने लगे। जिन चरागाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत के मवेशी भी हाथों से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेती या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इसके बाद, इस सब के बावजूद चरवाहे ने केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिल पर रोक लगा दी जाती है, वे अपनी दिशा बदल लेते हैं, रेवड़ छोटा कर लेते हैं, नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूर से काम धंधे भी करने लगते हैं। बहुत सारे परिस्थिति विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाई ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। अब देखिए, बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसावट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक जीवन में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन सब बदलावों को निपटने के लिए बाकी देशों में चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए हैं, तो अपन देखते हैं। ये भारत का था, तो भारत का अपन ने संपूर्ण ये देखा, यानी जो चरवाहे थे तो उन्होंने किस किस समस्याओं का सामना किया और उसको कैसे पार की समस्याओं को। अब अपन बात करते हैं आगे। तो अब बात करते हैं अफ्रीका में चरवाहे जीवन, यानी भारत में बात की थी, अब अपन बात करेंगे अफ्रीका की। तो अफ्रीका के अंदर चरवाहे जो जीवन था वो किस प्रकार था। भारत का वापस एक बार अपन रिवीजन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गुजर बकरवाल के लोग थे 19वीं सदी में वहां पर आए थे, और शिवालिक जो हिमालय है वहां पर कौन से थे? गद्दी समुदाय के लोग थे। ठीक है, तो वो आपको वापस इसको रिवीजन करना है। अब अपन बात करेंगे अफ्रीका में चरवाहे जीवन। तो देखिए, आइए अब हम जरा अफ्रीका की तरफ चले, यानी अफ्रीका तरफ चले जहाँ दुनिया की आधी से ज्यादा
चरवाहा आबादी रहती है। अब देखिए दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा जो आबादी है वह कहाँ रहती है, इधर दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। यानी आज भी जो 2.25 करोड़ लोग हैं वो किस पर है, चरवाही की गतिविधियों पर आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। अब देखिए ये आ सकता है कि बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना ये क्या है, तो ये अफ्रीका के अंदर जो चरवाही समुदाय है वो है। यानी चरवाही समुदाय है अफ्रीका के, ये नाम याद रखना, बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। क्या पालते हैं, इन पशुओं को पालन करते हैं और दूध, मांस, पशुओं को खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहे के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे ये बदलाव, तो देखिए हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने चरवाहों पर काफी अत्याचार किया। तो अब देखिए जो अफ्रीका के अंदर थे उनमें क्या बदलाव आए हैं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वो अपन अभी देखेंगे। तो ये अफ्रीका का एक मासाई जो भूमि है जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ी दिखाई दे रही है। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है उसका नाम क्या है, किलिमंजारो। तो देखिए तो ये किलिमंजारो की पहाड़ी दिखाई दे रही है और वहां का ये चित्र लिया गया है, फोटो लिया गया है। अब बात करते हैं, तो देखिए इसमें यानी इन परिवर्तनों को अब हम परिचर्वाओं के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो ये समस्याएं थी तो इनको एक खास समुदाय से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। जो ये मासाई नाम का जो समुदाय है अफ्रीका का चरवाहे समुदाय है उसको चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। कहाँ के हैं ये, पूर्वी अफ्रीका के निवासी है मासाई पशुपालक। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, यानी 3 लाख तो दक्षिणी कीनिया में और 1.5 लाख कहाँ रहते हैं, तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनके जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे दौर में बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। तो यानी जो कानून बने थे तो उनसे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़े, तो देखिए अब चरागाहों का क्या हुआ, यानी वहां पर जो चरागाह थे उनका क्या हुआ। तो देखिए मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। जैसे भारत में सिमटे जा रहे थे वैसे ही अफ्रीका के अंदर जो चरागाह की जो जमीन थी वो सिमटती जा रही थी। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कोन्या से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी। बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 भाग, यानी देखिए केन्या और जर्मन तंगानिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद में सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उससे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर लिया गया जहाँ न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चरागाह थे।
तो उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हुआ है। यानी जो कीनिया और तंजानिया था, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच दी गई और इन चरागाहों को एक फिक्स जगह पर, छोटी जगहों में अंदर फिक्स कर दिया गया। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। यानी वहीं पर क्या हुआ, अफ्रीका के अंदर भी खेती को प्रोत्साहित करने लगे। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते ये समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। अब देखिए आगे, बहुत सारे चरागाहों को शिकार गाय बना दिए गए। यानी जो बहुत सारे जो चरागाह थे इसको क्या बना गया था, शिकार गाय बना दिया गया था। कीनिया में मासाई मारा वे सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकार गाय इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना मना था और इन इलाकों में न तो वो शिकार कर सकते थे और न ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाए गए थे। यानी जो ये था, कौन सा सेरेंगेटी नेशनल पार्क था, तो ये 14,760 वर्ग किलोमीटर में तो ये मासाइयों के चरागाहों को कब्जा करके बनाए गए थे। ये अफ्रीका के कुछ लोग हैं, चरवाए हैं। तो यानी घास के बिना पशु, मवेशी, बकरियां और भेड़ कुपोषण का शिकार हो जाते थे, जिसको मतलब है कि चरवाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कोरियन शिलिंग, लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर गुजर जाती थी, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय न तो पीने के लिए और न ही सिंचाई के लिए इस परियोजना का पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। अब अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट एक अपने को फोटो दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ये है मासाई, नाम माँ शब्द से निकला है। यानी मासाई जो नाम है ये कहाँ से निकला है, माँ शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। इसका अर्थ क्या ये आ सकता है कि मासाई का जो अर्थ है वो क्या होता है, मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतु और चरवाहे समुदाय के लोग होते थे। कौन होते थे, ये घुमंतु होते थे और चरवाहे लोग होते थे। अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते थे। ये किस पर रहते थे, दूध और मांस पर रहते थे। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते थे। अर्ध शुष्क विद्युत वर्तीय इलाकों में सूखे हालात सामान्य। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते थे। सोंदिनिशिदे मासाई एसोसिएशन, यानी जो मासाई जो संगठन था उसके अनुसार। तो देखिए मासाई का अर्थ होता है मेरे लोग। अब अपन बात करते हैं आगे। तो देखिए अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से कोकोलैंड और पास ही स्थित ओवाम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तु बेचा करते थे। नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओको लैंड के घुमंतु पशुपालकों की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हम तो पता ही नहीं हमें बंद क्यों किया गया, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कमी कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते और ओवाम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओवाम्बोलैंड में रहे, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहाँ ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद है, ये सीमाएं हमें मार दे रही है, जीना मुश्किल है।
तो ये नामीबिया स्थित क्वाओ ओकोलैंड के चरवाहों का बयान था, 1949 की बात है ये। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों की आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने पर से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में कोकोलैंड के चरवाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगने के लिए दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था कि जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इनके इलाकों में ही दाखिल होने के लिए पास जारी न किया जाए। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना, इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किए जाए। नेक्स्ट है, अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मासाइयों को धकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया था। यानी उनको इलाके थे वो छोटे कर दिए गए थे, तब उनके जो मवेशी थे उनका पेट भी भरना मुश्किल हो गया था। बात करते हैं, सरहद बंद हो गई, यानी सरहदें बंद हो गई। तो 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वो अपने रेवड़ को लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिर दशकों में औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। तो यही हुआ कि यानी 19वीं सदी थी, उसके प्रारंभ में तो वो सारी जगह घूम सकते थे, लेकिन 19वीं सदी जैसे ही अंत होने लगी, समाप्त होने लगी, तो उसके लास्ट के अंदर उनकी जो आवाजाही थी उसके ऊपर पाबंदियां लगाने लगी सरकार। मासाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर लिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। यानी वो उधर उधर नहीं जा सकते थे और नियमों के अंतर्गत रहना पड़ता था। अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बात करते हैं, चरवाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। यानी जो गोरों का इलाका, अंग्रेजों का इलाका था, उनमें भी दाखिल होने से रोक दिया गया था। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। यानी ये इनको यहाँ पर ये काम के लिए रखते थे। नई सरहदों ने चरागाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाई और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। अब बात करते हैं, जब चरागाह सूख जाते हैं, यानी जब चरागाह हैं वो सूख जाते हैं तो क्या होता है देखिए। तो सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चरागाह सूख जाते हैं तो अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतुपन की वजह से
वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाकों में कैद कर दिया गया था, उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम कर दिया गया और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छा चारागाह मिल सकते। इसलिए सूखे के सालों में मासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूखे और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मासाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1993 और 1994 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। तो यानी वहाँ पर 1930 की जो जानकारी है पशु गणना में ये था, लेकिन 2 साल बाद ये मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती रही। अब बात करते हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। तो देखिए, औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों के से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। तो देखिए, उपनिवेश बनने से पहले मासाई 2 सामाजिक श्रेणियों में बंटा हुआ था, वरिष्ठ जन यानी एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। देखिए, ये याद रखना, जो मासाई समाज था वो कितने श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में, जिसमें एक थी वरिष्ठ जन यानी एल्डर्स, दूसरा था योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। वरिष्ठ जन का काम क्या था? ये वरिष्ठ जन थे वो क्या करते थे? शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। देखिए, आ सकता है क्वेश्चन, यानी जो अहम फैसले लेने वाले थे वो कौन से थे? तो वो थे कौन से? एल्डर्स, वरिष्ठ जन। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। यानी जो ये थे, एक तो थे वरिष्ठ जन और एक थे वॉरियर्स। तो यानी इन योद्धाओं का काम क्या था? लड़ाई करना। वे समुदाय की रक्षा करते थे। योद्धा क्या करते थे? इस समुदाय की रक्षा करते थे और दूर से कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहां जानवर हित संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूर से समूह के मवेशियों को छीन कर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अच्छी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। तो देखिए, ये योद्धाओं के चित्र हैं। तो इनमें मुख्य यही था कि ये दूर से जो चरवाहे थे उनके पास से पशु वगैरह छीन के लाना लड़ाई करके, तो ये इनकी मर्दानगी थी और इनको वरिष्ठ जन के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता था। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए तो देखिए, मासाइयों की मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाई उप समूह के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने काबिले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसके सारे टॉपिक्स आपको मैं नोट्स के इस एनसीईआरटी के माध्यम से कराऊंगा। आगे हैं, जैसे जैसे समय बीता औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्ति किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसे देते थे।
उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाई और गैर चरवाई दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी और उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं थे होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाजों में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला वरिष्ठजनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फक्र पूरी तरह खत्म भले ही न हुआ हो, पर पूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। अब अपन बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहे समुदायों में अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही पर डर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई, इसलिए वे नए चरागाहों की तलाश में नहीं कर सकते थे। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को डालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं। राहत रियायत, वे मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है और जंगलों को रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वो ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये अपन ने जो चरवाहे थे उनका सारा जीवन यापन पढ़ा, भारत का पढ़ा, अफ्रीका का पढ़ा। तो ये जो चैप्टर था ये एनसीईआरटी के चैप्टर था और ये पशु परिचर का जो एग्जाम है उसमें लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है प्रत्येक पेपर में, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो भारत का पूछ सकता है, अफ्रीका का पूछ सकता है, वहाँ की जो मुख्य जो समुदाय थे वो आपको ज़रूर याद रखने हैं, कौन सी फसल होते थे, कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सारी चीज़ें अपन ने देखी। और यह है जयपुर राजमार्ग पर राई का गठरी है। देखिए यहाँ पर ये, और राजस्थान के अंदर कौन थे, महाराष्ट्र के अंदर कौन थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यानी कौन कौन से समुदाय कहाँ का थे, और जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो वर्ड भी इसमें है उनके भी अर्थ आपने समझे होंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये संपूर्ण जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक था ये मैंने सारा कवर करवा दिया गया है। आप इसको एक बार अच्छे से पूरा देखें और वापस अगर समझ नहीं आए 2 बार देख ले में ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आपको इससे आने वाले जो प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।